यही नहीं पढ़ना था। ट्रांसफार्मर की हानि। सर हमने कहा, दे दिया, लगा दिया। ट्रांसफार्मर की हानि दो प्रकार की होती है। एक होता है मेरे दोस्त लोह हानि, और एक होता है ताम्र हानि। लोह हानि दो प्रकार का होता है। पहले तो अगर हम लोह हानि की बात करें, अगर मेरे दोस्त हम लोह हानि की बात करें, इसको हम नो लोड लॉस कहते हैं। देखो तो ठीक है, क्या देखा कि करोड़ का लॉस लोह हानि, कुंडली का लॉस ताम्र हानि। सही है ना प्यारे बच्चों? इसमें लोड देते हैं क्या? करंट इसमें देते हैं क्या? करोड़ में करंट किसमें देते हैं? अरे करंट किसमें देते हैं? क्वाइल में करंट किसमें देते हैं? तो भैया इसका मतलब ये लोड लॉस है। लो हानि नो लोड लॉस, ताम्र हानि लोड लॉस। बोलन रे प्यारे बच्चों, लोह हानि पर विद्युत धारा के अप एंड डाउन का कोई फर्क पड़ेगा? बोलन रे। लेकिन ताम्र हानि का पड़ेगा ना, पक्का। अब देखो ये दो प्रकार का, एक ईडी धारा क्षति, ईडी का दूसरा नाम है भंवर धारा क्षति, और एक होता है हिस्टैरिसीस क्षति। देखो अगर ताम्र हानि को कम करना है, ये दोनों हानि को हम कम करना चाहेंगे कि बढ़ाना चाहेंगे? सर ये दोनों हानि को कम करने के लिए, या खास करके भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। भंवर धारा हानि के कारण गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे दोस्त? और हिस्टैरिसीस हानि जो होता है वो हिस्ट्री के कारण होता है, बार बार ऑन ऑफ करने के कारण। तो बार बार ऑन ऑफ नहीं करेंगे तो हिस्टैरिसीस हानि होगा। तो सर बार बार ऑन ऑफ करने से, बार बार क्या करने से? ऑन ऑफ करने से कौन क्षति होता है? हिस्टैरिसीस क्षति होता। बार बार ऑन ऑफ करने से कौन क्षति होता है? हिस्टैरिसीस। और ईडी धारा क्षति या भंवर धारा क्षति क्या करने से? क्या करने से? गर्म करने से। सर इसको कम अगर करना है तो क्या करना होगा? इस क्रोड को लेमिनेट करना होगा। लेमिनेट करना होगा मतलब एक परत चढ़ाना होगा। परत किसका होगा? चालक का कि कुचालक का? तो कुचालक का एक परत चढ़ा देंगे तो भैया ये गर्म भी होगा तो दूसरे को इफेक्ट पड़ेगा। इस कहते हैं कोर को लेमिनेट करने से ईडी धारा क्षति का मान कम हो जाता है, और ये बार बार ऑन ऑफ करने से ये क्षति होता है। 24 घंटा ऑन छोड़ देंगे ये क्षति नहीं हो, बोलवे नहीं करेगा। 24 घंटा ऑन छोड़ देंगे हिस्टैरिसीस क्षति, बोलो ना। इसका मतलब कोई भी अगर टीवी वगैरह है तो उसको रिमोट से ऑफ करेंगे कि स्विच से ऑफ करेंगे? वेरी गुड। अब ये ताम्र क्षति है, इसमें सर करंट देने के कारण यह भी गर्म जो हो जाता है कॉपर क्वाइल। कभी कोई नहीं देखता है ट्रांसफार्मर करंट देते हैं गर्म हो जाता है, सर
नहीं हो जाता है, उसके कारण क्षति होता है। मेरे दोस्त कभी कभी इसमें करंट देते हैं और ये H बराबर I स्क्वायर RT होता है। ही करंट के कारण कोई भी तार गर्म हो जाता है, तो जो गर्म होता है उसके कारण जो क्षति होगा उसे हम कौन क्षति कहेंगे? ताम। सिलिकॉन स्टील होता है। सिलिकॉन स्टील वह स्टील होता है सर जिसमें सिलिकॉन भी एक अवयव होता है। सिलिकॉन स्टील वह स्टील होता है जिसमें सिलिकॉन एक अवयव होता है, जिसमें सिलिकॉन एक अवयव होता है। अब देखो ट्रांसफार्मर ये की हानियां ये कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? ताम्रहानि और क्रोड के द्वारा। लोहानी है, कौन हानि है ये? प्यारे बच्चों ये लोह हानि। तो लोहानी किसमें होगा? किसमें होगा? कहते हैं क्रोड के द्वारा होने वाली हानि को कौन हानि कहते हैं? लोह। और ट्रांसफार्मर में के प्राथमिक कुंडली को 24 घंटे उत्तेजित रहने पर लोहानी का मान क्या होगा? कम। इसका मान बताओ, ये क्रोड में करंट देते हैं क्या? इसका मान लोड पर निर्भर करेगा? अरे एकरे में लो हानि होता है रे। इसका मान करंट पर निर्भर करेगा? कहते हैं इसका मान लोड से मुक्त होता है, हर लोड पर यह समान रहता है, इसलिए इसे नो लोड लॉस भी कहते हैं। बोलो रे, हर लोड पर यह क्या रहता है? समान रहता है। कहते हैं मेरे दोस्त लोह हानि की गणना ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा। अब देखो, एक होता है ओपन सर्किट परीक्षण, एक होता है क्लोज सर्किट परीक्षण। आप कहेगा ये ओपन सर्किट परीक्षण और क्लोज सर्किट परीक्षण क्या होता है? तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको ये पता है कि खुले परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि बंद परिपथ में? पक्का। अच्छा बताओ, इसमें करंट देते हैं क्या? हाँ, तो अगर कॉइल में, इसका मतलब कॉइल में करंट देते हैं तो ये बंद सर्किट में होगा परीक्षण की खुले सर्किट में? क्योंकि खुला होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन इसमें करंट नहीं देते हैं, इसमें करंट नहीं देते हैं, इसमें करंट नहीं देते हैं। तो ये भैया ओपन रहेगा तो कोई फर्क? ये ओपन सर्किट परीक्षण होता है क्योंकि इसमें करंट देते नहीं। लेकिन वही अगर ताम्रहानि की बात करेगा तब ताम्रहानि किसमें होता है? कॉइल में कि क्रोड में? किसमें? वेरी गुड। लोह हानि की गणना ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा की जाती है। लोह हानि की गणना हेतु वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होता है। वाट मीटर होता है सर जो शक्ति नापता है। क्या नापता है सर? इसकी गणना जो है लोह क्षति की कितनी लोह क्षति है, इसकी गणना हम लोग सर इसकी शक्ति को नाप कर करते हैं। शक्ति मतलब वोल्टेज और करंट को, करंट दे के तब वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो आपको खाली याद रखना है कि ये किसके द्वारा किया जाता है? वाट मीटर के। किसके द्वारा? लोह क्षति। सेम बात आ गया क्या? ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? ईडी धारा क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति। ईडी धारा क्षति और हिस्टैरिसीस। अब ईडी धारा क्षति क्या है? ईडी करंट लॉस के कारण ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। हम यहां बताए थे आपको, ईडी धारा क्षति के कारण ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। उसको शेयर कर दीजिए ग्रुप में, उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को। ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। ईडी धारा हानि ज्ञात करने का सूत्र है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना हो, PM स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। PM WE है ईडी धारा क्षति। WE क्या है मेरे दोस्त? ईडी धारा क्षति वाट में। BM है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। F है फ्रीक्वेंसी और T है क्रोड की मोटाई, कि वो क्रोड कितना मोटा है, यही है T। ये जो क्रोड है ये कितना मोटा है, यही है T। यही क्या है? T। मेरे प्यारे बच्चों ये mm में है। किसमें है? किसमें है? mm में। सब दिया हुआ है, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर में, ये हर्ट्ज में, ये वाट में, ये mm में। अब तुम कहेगा सर ये निकालने के लिए देगा एग्जाम में? नहीं, ये निकालने नहीं देगा।
तुमको क्वेश्चन ही पूछेगा कि बताओ अगर आवृत्ति के मान को बढ़ा देंगे तो क्षति का मान बढ़ेगा कि घटेगा, थिकनेस बढ़ा देंगे क्षति का मान बढ़ेगा कि, यही क्वेश्चन पूछा। तुमको कहेगा निम्न में से किसको बढ़ाने पर ईडी धारा क्षति का मान बढ़ जाएगा, हम कहेंगे भैया अगर आवृत्ति या थिकनेस या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है तो आंसर हो जाएगा। अब बताओ तापमान पर निर्भर करता है क्या? ये हम आपको बोले हैं कि ये गर्म हो जाता है लेकिन गर्मी पर निर्भर नहीं करता। ट्रांसफार्मर की कोई भी क्षति गर्मी पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए ठंडा प्रदेश हो, गर्म प्रदेश हो, कितनो धूप हो, धूप के कारण ट्रांसफार्मर में कोई क्षति नहीं होता है, वो खुद गर्म होता है, उसके कारण ट्रांसफार्मर में क्षति होती है। धूप आ रहा है उससे क्षति नहीं है, उसमें जो करंट दे रहे हैं उससे जो वो गर्म हो रहा है उसके कारण क्षति होती है। नहीं समझा? जैसे सर कि किसी का पेट खराब है तो उससे आपकी क्षति है क्या, लेकिन आपका पेट खराब है तो क्षति है। वैसे ही ट्रांसफार्मर खुद गर्म होता है तो उसकी क्षति होती है, कहीं और से गर्मी आती है तो उसकी कोई क्षति नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि एनवायरनमेंट की गर्मी कितनों हो जाए, सुनिए ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, पूरा को शिफ्ट कीजिए। इस बैच को जो ड्राइवर था ना, कि आपको क्वेश्चन पूछेगा अधिकतर कि बताओ ईडी धारा क्षति का मान किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं करता है मेरे दोस्त? तापमान पर। किस पर निर्भर नहीं करता? तापमान पर निर्भर करता कि नहीं करता? तापमान पर निर्भर नहीं करता है। आप कहिएगा क्यों नहीं करता है सर? क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है कि सर दूसरे के तापमान पर निर्भर नहीं करता है लेकिन खुद के तापमान, खुद की गर्मी पर निर्भर करता है। ये खुद जब गर्म हो जाएगा तब। बोलो ना, आपको कहेगा बताइए ईडी धारा क्षति का मान तापमान पर निर्भर करता, कहेंगे नहीं। कहेंगे किस पर निर्भर करता? बीएम पर, एफ पर, टी पर। खास करके ये सवाल रहता है फ्रीक्वेंसी पर। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों के क्रोड को, हम बोले अगर भंवर धारा हानि को कम करना है इसके संयंत्रों के कोड को लेमिनेट कर देंगे। किससे? कुचालक से कि सुचालक से? प्यारे बच्चों कहते हैं भंवर धारा हानि को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों के क्रोड को लेमिनेट करते हिस्टेरेसिस हानि। क्रोड के बार बार देखो, हिस्टेरेसिस हानि क्या है? क्रोड को बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में विद्युत शक्ति की जो खपत होती है उसे हम कौन हानि कहते हैं? हिस्टेरेसिस। कौन हानि कहते हैं? हिस्टेरेसिस हानि तथा ईडी धारा हानि का मान एसी की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ेगा कि घटेगा? देखो हिस्टेरेसिस हानि का आगे फॉर्मूला दिया हुआ है, यह भी आवृत्ति पर निर्भर करता है। हिस्टेरेसिस हानि भी निर्भर करता है, ईडी धारा हानि भी निर्भर करता है। इसका मतलब दोनों की अगर करंट की आवृत्ति बढ़ा देंगे तो ये हानियां बढ़ेगी कि घटेगी? तो कहते हैं जहां WH हिस्टेरेसिस हानि है, ईटा हिस्टेरेसिस नियतांक है, बीएम अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, एफ फ्रीक्वेंसी है, बी क्रोड का आयतन। बोलो ना रे। फिर से देख लो एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। आज सर हम लोग क्षति को पढ़ेंगे अच्छे से, इसलिए कि क्षति का मामला बड़ा टाइट है। 4 बार और है, सेम चीज कॉपी एंड पेस्ट, जितना मोटर है और जितना जनरेटर है सब जगह। क्योंकि मोटरों में लपेटने वाला जो होता है उसको क्रोड, जो लपटाता है क्वाइल कहते हैं। तो वहां इसमें भी क्वाइल है ना सर, तो क्वाइल है तो क्वाइल में जो क्षति होगा वो क्षति होगा। ठीक है, लो हानि कितने प्रकार का? ईडी धारा क्षति और ताम्र हानि। ताम्र हानि अकेले होता है या डायरेक्ट इसमें करंट देते हैं, इसके कारण जो हानि होता है उसे हम ताम्र हानि कहते हैं।
ताम्र हानि लोड पर डायरेक्ट निर्भर करता है, इसलिए इसको लोड लॉस कहते हैं। और यह लोड पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि यह क्रोड में होता है, तो भैया ये नो लोड लॉस है। नो लोड लॉस दो प्रकार का होता है, ईडी धारा क्षति यानी भंवर क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति। ईडी धारा क्षति होता है गर्म होने के कारण, और भंवर धारा क्षति होता है बार बार ऑन ऑफ करने के कारण। अगर आपको इससे बचना है तो भैया 24 घंटा प्राइमरी वाइंडिंग को चालू रखो। अब बोलो कैसे? जैसे यहां करंट दिया ना, ये करंट आउटपुट है, यहीं पर सर एगो स्विच होता है, यहां पर एक स्विच होता है। अब जो रिमोट ऐसे, ये मान लो आपकी टीवी का सारा यूनिट है, जैसे आप रिमोट ऑफ करते हो ना, यहां से कट हो जाता है, यहां से कट हो गया कनेक्शन। तो प्राइमरी में तो कनेक्शन है, लेकिन सेकेंडरी में है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि सेकेंडरी ओपन सर्किट है। तो आप जो इसे स्विच ऑफ करते हो, यही स्विच ऑफ हो जाता है। फिर स्विच ऑन करते हो रिमोट का, तो प्राइमरी में अगर हमेशा करंट रहेगा तो इसकी हिस्ट्री होगी ही नहीं, इसलिए हिस्टैरिसीस लॉस। लेकिन सेकेंडरी में कुछ ना कुछ लॉस होगा। बोलो ना? तो प्यारे बच्चों, इसके बाद आते हैं हम ताम्र हानि पर। अब बताओ, दोनों जो है ये दोनों हानियां फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है कि नहीं करती? नहीं करती। तापमान पर, बता देखो, हिस्टैरिसीस हाफ जो है वो परिवेश के तापमान, जिसको हम एम्बिएंट टेम्परेचर, कभी कभी इसी को हिंदी में लिख देता है, एम्बिएंट टेम्परेचर पर बहुत कम निर्भर करता है कि निर्भर करता है? निर्भर करता है, बहुत कम, निग्लिजिबल, लगभग नहीं के बराबर। कहते हैं हिस्टैरिसीस हानि निम्न हिस्टैरिसीस स्थिरांक के क्रोड का चयन से दूर होगा। देखो, ई हिस्टैरिसीस नियतांक है जो हर पदार्थ का अलग अलग होता है। अगर इसको हम कम करना चाहते हैं, बताओ, इसको कम कर देंगे तो ये कम नहीं हो जाएगा? इसको भी कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी बदला जा सकता है? फ्रीक्वेंसी को तुम बदल सकते हो? एकदम नहीं बदल सकते हो। फ्रीक्वेंसी अगर बदलोगे तो ऐसा हो नहीं सकता। हमारे भारतीय घरों में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। बोलो रे, आप कहिएगा तो ई कैसे बदल देंगे सर? बदलेंगे सर। अगर अल्युमिनियम ले लीजिएगा, ज्यादा गर्म होगा। सिलिकॉन इस्पात ले लीजिएगा, कम गर्म होगा, क्योंकि उसकी चालकता ज्यादा है, उसका हिस्टैरिसीस गुणांक ज्यादा है। कॉपर का ले लोगे क्वाइल, वैसा पदार्थ का ले लेंगे जिसकी चालकता अधिक होगा, हिस्टैरिसीस गुणांक उसका कम होगा। हिस्टैरिसीस गुणांक कम होगा, क्षति कम होगा। अब छोड़ो, डायरेक्ट बात करो, नहीं घटेगा तो घटेगा कि नहीं घटेगा? फ्रीक्वेंसी को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन क्वेश्चन कहेगा घटा दिया तो कहना तुम हिस्टैरिसीस गुणांक भी, हिस्टैरिसीस क्षति भी घट जाएगा। बोले मैं नहीं करें। हिस्टैरिसीस यानी निम्न हिस्टैरिसीस स्थिरांक के क्रोड का चयन से दूर हो जाएगा। इसका अगर हम हिस्टैरिसीस क्षति को दूर करना चाहते हैं तो वैसा पदार्थ का क्रोड लेंगे जिसका हिस्टैरिसीस गुणांक कम होगा, उससे ये दूर होगा कि नहीं होगा? इसके कम होने से ही कम होगा कि ज्यादा? बेहतर क्वालिटी के मैग्नेटिक मटेरियल यानी CRGOS, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। एक कोल्ड रोल्ड ग्रेन का मतलब समझते हैं? ग्रेन का मतलब होता है सर छोटे छोटे कण। ग्रेन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कण। ग्रेन का मतलब, जैसे हर पदार्थ सर ग्रेन से बना हुआ है। हर पदार्थ किससे बना हुआ है? ग्रेन से बना हुआ है। बिना ग्रेन के कोई भी पदार्थ बनता नहीं है। कोई भी पदार्थ अगर मेरे दोस्त बन रहा है वो छोटे छोटे ग्रेन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम एकदम सॉलिड ओरिएंटेड ग्रेन लेते हैं, ओरिएंटेड मतलब होता है सर पूरा मिक्स होगा ग्रेन, जैसे सर रुखड़ापन उसमें कम हो। क्या कम हो सर? रुखड़ापन उसमें कम हो। क्या कम हो? क्या कम हो? रुखड़ापन उसमें कम हो।
ग्रेन्ड ओरिएंटेड हो। ग्रेन्ड ओरिएंटेड का मतलब उसके जो कण है, जैसे तुम देखता होगा हम लोग मोटा मोटा अगर कण वाला लोहा देखते हैं कहते हैं गड़बड़ है, उभरा उभरा रहता है बूंदा बूंदा, हम कहते हैं गड़बड़ है। और वही पतला पतला कण रहता है तो हम लोग की कहते हैं ठीक। हाथ मार के देखते हैं, अगर हाथ मार के तुम्हारा बहुत ज्यादा रुखड़ापन है इसका मतलब खराब है, अब पूरा सट सट प्लेन है इसका मतलब बढ़िया है। तुम देखना सस्ता, हम लोग कहते हैं टाटा का रड बड़ी बढ़िया है, तो टाटा का रड बढ़िया है कर मतलब की है, उसको छू के देखना, और नॉर्मल केटू सरिया छू के देखना, दोनों में थोड़ा फर्क बुझाए। बढ़िया वाला सरिया हो गया, हाथ दोगे पूरा फिसलेगा, प्लेन होता है क्योंकि वो बढ़िया से मिक्स होता है। जैसे सर मिट्टी ले लो, मिट्टी अगर ढेला बढ़िया से मिला दिया तो मूर्ति का मुंह बढ़िया बनेगा, और ढेला अगर तुम बढ़िया से नहीं मिला तो मूर्ति का मुंह बढ़िया बनेगा। तो अगर ढेला बढ़िया से मिला दिया इसका मतलब ओरिएंटेड ग्रेन्स हो गया, पतला पतला ग्रेन्स हो गया। तो कहते हैं मेरे दोस्त बेहतर क्वालिटी के मैग्नेटिक मटेरियल यानी CRGOS, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील आदि का प्रयोग कर इससे बचा जा सकता, मतलब अच्छी क्वालिटी के सिलिकॉन। ये जो क्षति होता है सर ये किसमें होता है, स्टील में, सिलिकॉन इस्पात में कि कॉपर में? ये जो हिस्टेरेसिस क्षति हो रहा है ये किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है? सिलिकॉन इस्पात में ना, यानी क्रोड में ना। अच्छी क्वालिटी का इस्पात ले लेंगे तो ये क्षति कम हो जाए, क्या हो जाए? वही तो कह रहा है। बेहतर क्वालिटी के मैग्नेटिक मटेरियल CRGOS, कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील आदि का प्रयोग करके इससे बचा जा सकता है। उसके बाद है ताम्रहानि। बताओ ये लोड लॉस है कि नो लोड लॉस है? सर ये क्वाइल में जो हानि होगा वही ना ताम्रहानि होगा, बोलन दे। कहते हैं यह हानि वाइंडिंग के प्रतिरोध गुण के कारण उत्पन्न होती है। भैया ये गर्म होगा, कोई भी चीज गर्म कब होता है? जब उसमें विरोध होगा। कोई भी चीज गर्म कब होता है? जब उसका क्या होता है? विरोध होता है। तो कहते हैं यह हानि वाइंडिंग के प्रतिरोध गुण के कारण उत्पन्न होता है। इस हानि का मान लोड के समानुपाती होता है क्योंकि यह डायरेक्टली लोड पर डिपेंड करता है। लोड बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, लोड घटा देंगे तो घट जाए, ठीक है। अब सर इसका फॉर्मूला होता है ताम्रहानि ज्ञात करने के लिए सूत्र IP² प्लस RP प्लस IS² प्लस इंटू RS। WC हो गया ताम्रहानि, IP हो गया प्राथमिक की विद्युत धारा, RP हो गया प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध, IS हो गया द्वितीयक की विद्युत धारा, RS हो गया द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध, ठीक है। हमने कहा सर ट्रांसफार्मर, ध्यान देना, ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट घूमने वाला नहीं होता। ये जो ट्रांसफार्मर है सर इसमें एक भी पार्ट घूमने वाला है क्या? मोटर जनरेटर के जैसा। इसमें आप करंट दीजिएगा हाई वोल्टेज, इधर से लो वोल्टेज निकल जाएगा, इधर से लो दीजिएगा जैसे हाई निकल जाए। इसमें एक भी पार्ट घूमने वाला नहीं है। इसमें एक भी पार्ट क्या नहीं है? घूमने वाला। तो बताओ इसमें घर्षण होगा? हम जूता लेके यहां खड़े हैं तो क्या रगड़ा जाएगा जूता? इसका मतलब इसमें घर्षण क्षति नहीं होता, मशीनी क्षति नहीं होता, बोलन रे। इसका लॉस न्यूनतम कब होगा? इसका लॉस न्यूनतम तब होता है जब ताम्रहानि लो हानि के बराबर हो जाता है। इसका लॉस न्यूनतम तब होता है जब ताम्रहानि किसके बराबर हो जाता है? लो। इसका लॉस न्यूनतम तब होता है जब ताम्रहानि किसके बराबर होता है? किसके बराबर? लोह हानि के बराबर हो जाता है। कहते हैं लोह हानि ताम्रहानि के बराबर हो जाता है तो इसका लॉस क्या हो जाता है? न्यूनतम। क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। अब दक्षता, लॉस न्यूनतम होगा तो दक्षता क्या हो जाएगा? अरे लॉस कम होगा दक्षता बढ़ जाएगा, लॉस कम होगा तो दक्षता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
ट्रांसफार्मर में मशीनी क्षति क्या होता है? शून्य। किसी ट्रांसफार्मर की पूर्ण लोड की पूर्ण दक्षता यानी न्यूनतम हानि मानी जाती है जब ताम्र हानि लोह हानि के बराबर। तब पूर्ण दक्षता मतलब दक्षता अधिक की कम, यानी न्यूनतम हानि कब माना जाएगा? जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर। ये प्रूव्ड है पहले से। आपको कहेगा ट्रांसफार्मर की दक्षता न्यूनतम कब होगी, तो कहिएगा आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा तब। तो कहेंगे आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा तो हानि न्यूनतम होगा और दक्षता महत्तम होगा। बोलन रे, हानि दक्षता पूर्ण दक्षता यानी बहुत अधिक दक्षता के लिए न्यूनतम हानि होगी कब? जब ताम्र हानि लोह हानि के अतः अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानि अस्थिर लोह हानि। बताओ ताम्र हानि जो है ये लोड पर निर्भर करेगा? लोह हानि, तो लोह हानि अस्थिर हुआ कि अस्थिर हुआ? ताम्र हानि में करंट पर निर्भर करता है, अस्थिर ना हुआ। क्यों अस्थिर हुआ? क्योंकि लोड घटेगा बढ़ेगा, इसका हानि घट बढ़ जाएगा। मेरे दोस्त एकरा में लोड का कोई असर पड़ेगा? इसको हम नो लोड लॉस कहेंगे कि लोड लॉस कहेंगे? इसको हम अस्थिर हानि कह सकते हैं। तो कहते हैं अधिक दक्षता के लिए ताम्र, यही क्वेश्चन पूछा था डीएमआरसी में, अधिक दक्षता के लिए ताम्र हानि अस्थिर लोह हानि के समान होती है। हम यहां यह भी कह सकते थे अधिक दक्षता के लिए अस्थिर ताम्र हानि। कौन ताम्र हानि? ताम्र हानि अस्थिर की अस्थिर? अस्थिर ताम्र हानि अस्थिर लोह हानि के समान होती है, अर्थात जब ताम्र हानि लोह हानि के समान होती है तब ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। बोलन रे, ताम्र हानि लोह हानि के समान होगी तो दक्षता अधिकतम की न्यूनतम? अधिकतम की न्यूनतम? अधिकतम की न्यूनतम। ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन की शर्तें। कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो ये पैरेलल ऑपरेशन क्या है? फॉर एग्जांपल सर कि मान लेते हैं कि ये कोई हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज वेंटिलेटर पे हैं, सब अलग अलग, बच्चा से लेकर चच्चा तक सब वेंटिलेटर पर। आईसीयू बेड जहां सर 1 मिनट का भी लाइन कट, पावर कट में बहुतों की जान चली जाएगी। बहुत बार ऐसा आप सुने भी हम। तो वहां आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पैरेलल ट्रांसफार्मर्स लगाइए, 2 ट्रांसफार्मर लगाइए, आप दोनों से करंट दीजिए ताकि एक अगर नहीं भी रहे तो दूसरा। हमको ये बताओ पैरेलल में वोल्टेज समान की अलग अलग? पैरेलल में वोल्टेज समान ना। तो सर हम लोग करते क्या है, ये एक ट्रांसफार्मर है, ये कहीं और से इनपुट आया है, इसका आउटपुट हम दे दिए हॉस्पिटल को। एक और ट्रांसफार्मर यहां लगा दिए, इसमें कहीं और से इनपुट आया है, इसका आउटपुट दे दिए यहां। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल में ट्रांसफार्मर्स का चलना। कंडीशन अप्लाई, इसका फेज में इसका फेज, इसका न्यूट्रल में इसका न्यूट्रल, इसके अर्थ में इसका अर्थ होना चाहिए। उल्टा हो जाएगा तो क्या हो, जल जाएगा। दोनों का प्रतिरोध सेम होना चाहिए। प्रतिरोध जो होता है एसी का उसको इंपीडेंस कहते हैं। एसी में प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बताओ दोनों का इंपीडेंस समान होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दोनों का जो इंपीडेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों का जो इंपीडेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? समान। ठीक है, दोनों का प्रतिरोध समान होना चाहिए। पोल दोनों का सेम होना चाहिए। पॉजिटिव अर्थ में अर्थ और न्यूट्रल में न्यूट्रल की उल्टा पुल्टा होना चाहिए। दोनों का वोल्टेज ऐसे भी पैरेलल में है तो वोल्टेज समान होगा तब ना पैरेलल में होगा रे।
सब कुछ समान होगा तभी समानांतर में दोनों ट्रांसफार्मर प्रचालित हो सकते हैं, चालित हो सकते हैं, नहीं तो चालित नहीं। तो पता चला कि ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया, एक से करंट वोल्टेज ज्यादा आ गया, सब सिस्टम में उड़ जाएगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त, ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन की शर्तें सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए। RYB अगर है, RYBN होता है 3 फेज, समान वोल्टेज अनुपात, समान ध्रुव यानी पोलैरिटी, समान प्रति इकाई इंपेडेंस यानी प्रतिरोध, सब कुछ समान होगा तभी आप समानांतर में प्रचालित कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को, नहीं तो आप नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ जी, आवृत्ति तो सेम रहबे करे, आवृत्ति तो फिक्स है, भारत सरकार फिक्स कर ले 50 हर्ट्ज। हमने कहा ट्रांसफार्मर में कितनी हानि, लोहा हानि क्रोड में कि कॉइल में, लोड लॉस की नो लोड लॉस, अस्थिर की अस्थिर, अस्थिर न रे, कॉपर लॉस को लोड लॉस, लोड लॉस ना, इसको अस्थिर हानि कहेंगे, कौन हानि कहेंगे? अब भैया लोहा हानि दो प्रकार है, ईडी धारा क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति। ईडी धारा क्षति हो गया जब गर्म हो जाता है, हिस्टैरिसीस क्षति हिस्ट्री के कारण होता है। इसमें भी ये गर्म हो जाता है। बताओ ये दोनों आवृत्ति के बढ़ने से बढ़ेगा, आवृत्ति के घटने से घटेगा? बोलवे नहीं करेगा, नहीं। अगर सर ट्रांसफार्मर की दक्षता महत्तम कब होगी, जब लो हानि बराबर हो जाएगा ताम्र हानि के, और दक्षता महत्तम होगी तो हानि न्यूनतम हो जाएगी। बोलो रे, यानी समस्या। अगर हम चाहते हैं कि लो हानि कम हो तो उसके लिए बढ़िया स्टील चाहिए कि खराब स्टील चाहिए? बढ़िया ग्रेन वाला स्टील चाहिए, खराब ग्रेन वाला? पक्का नहीं गया? जिनका सर पहला क्लास होगा अगले चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे, ये चैप्टर आपको नहीं बुझाएगा, 2-3 क्लास के बाद, 3 क्लास के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अगला चैप्टर जब जनरेटर स्टार्ट होगा तब समझ में आएगा।